गुड आफ्टरनून छात्रों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 4 लेकर आए हैं। छात्रों, जैसा कि इसके पहले हमने 3 वीडियो भेज दिया है और ये आपका चौथा वीडियो है, जिसमें आपको बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस तरीके से होती है, उसके बारे में शुरुआती लगभग इसका अध्ययन किया जाएगा कि कैसे यह जो शुरुआत होती है, क्या स्थिति रहती है। तो छात्र, सबसे पहले बात करें, राजा के सीमित अधिकार किए गए। सबसे पहले जान लें कि अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में किया गया और जिसमें सबसे पहला ये जो है कि काम ये किया गया था कि राजा के जो अधिकार थे वो सीमित किए गए। पहले था लुई 16वां जो राजा था, यह मनमाने ढंग से कानून चलाता था, सिस्टम बनाया। अब जो है कि वह चाहता था कि हम इसी तरह से हमेशा शासन करते रहें, लेकिन जनता इतना ज्यादा उग्र हो गई, इतना ज्यादा उससे नाराज हो गई, तो ऐसे में अब जो है कि उसके जो अधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया कि अब जो आप जो काम करेंगे वह बिना जो है असेंबली की इजाजत के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में राजा के जो अधिकार थे उसको सीमित कर दिया जाता है। और बात करें छात्र, नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए बैठक। नए कर के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए बैठक, यानी अगर नया टैक्स लगाना है तो उसके लिए बैठक किया जाएगा। और ऐसे में 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां ने बैठक बुलाया था और यह स्थान था वर्साय का एक आलीशान भवन था, वहां पर जो है बैठक बुलाई गई। तो उसमें सिस्टम था कि किस तरह से लोगों को, कितने लोगों को उस असेंबली में बैठने की इजाजत होगी और कितने लोग जो है वहां पर भाग ले सकते हैं उस बैठक में। तो बात करें छात्र, उस समय जो है कि आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि 3 पार्ट में समाज बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा स्टेट। तो उसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनको इस बैठक में ज्यादा संख्या में हिस्सा लेने की इजाजत थी, यानी कि यह जो है कि लगभग 300 लोग जो स्टेट में हिस्सा लेते थे, जो जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि होते थे। और यह लोग खास करके पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के लोग होते थे और यह लोग आगे सबसे जो है उस बैठक में बैठते थे। और तीसरे वर्ग में जो है कि 600 प्रतिनिधि भेजे गए, जो कि पीछे इनको खड़ा होना पड़ता था। वहां बैठक में भी भेदभाव था, जो प्रथम और द्वितीय वर्ग में लोग थे, स्टेट में थे, वह आगे लोग बैठते थे, लेकिन तीसरा वर्ग जो है पीछे इनको बैठने की इजाजत नहीं थी। वह लोग मात्र वहां खड़े होकर के जो है कि अपनी बात को रखते थे। और इसके अलावा इसमें मात्र 600 प्रतिनिधि, जबकि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, जिसमें से मात्र 600 प्रतिनिधि ही वहां पर हिस्सा ले सकते थे। ऐसे में कुछ लोगों को वहां हिस्सा लेने की भी इजाजत नहीं थी, जैसे किसान थे, कारीगर या मजदूर थे और महिलाएं थी। इनको उस बैठक में जो है हिस्सा लेने की हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता था जहां पर कानून बनाया जाता था। ऐसे में इन लोगों को लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से, जो ये तीसरा वर्ग था, इन्हीं को ये प्रतिनिधि लोग जो जाते थे, इनको ये अपनी बात जो रखने के लिए 40,000 पत्रों के माध्यम से यह लोग अपनी बात जो है कि रखने के लिए असेंबली में इनको जो है भेजा जाता था। ये खुद नहीं जा सकते थे, उनको वहां शामिल नहीं होने दिया जाता था, तो ये अपनी बात जो है पत्रों के माध्यम से यहाँ भेजते थे। इतना ज्यादा वहां भेदभाव था कानून में भी। तो इस तरीके से जो है कि ये बैठक में हिस्सा भी लेते थे, तो बड़े हिस्सा, इन लोगों का नियम अलग अलग था। स्टेट जनरल के नियम थे। स्टेट जनरल के नियम थे कि इसमें जो है कि जो स्टेट जनरल में जो लोग वोट देने का अधिकार था या मत देने का अधिकार था, वह जो है तीसरे स्टेट जो है कि उसमें मत नहीं दे सकता था।
तो ऐसे में ये स्टेट जनरल जो है कि इसमें या तीसरा वर्ग ने डिमांड किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार हो। इसके पहले प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग ही जो है कि वोट देता था, मत देता था, लेकिन हमें भी अपना जो है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में यह तीसरा स्टेट जो है कि यह जो है कि अपील करते हुए, नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्वयं के बारे में तीसरा वर्ग स्टेट के प्रतिनिधियों की मान्यता, इन लोगों का मानना था कि हमें जो है कि अगर ये जो है तीसरे वर्ग को वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं तो ऐसे में हम जो है सबसे पहले ये लोग क्या करें, 20 जून 1789 ईस्वी को वर्साय के एक स्थान था, यहाँ पर जब इजाजत नहीं लुई सुलामा के द्वारा दिया जाता है, तो वर्साय जो होता है 20 जून 1789 ईस्वी को एक वर्साय का इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पर सभी लोग एकत्रित हो गए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कहा कि नहीं, अब हम नेशनल असेंबली रहेंगे, अब जो हम जो कहेंगे वो ऐसे जो कानून बनेगा। इनकी जनसंख्या भी ज्यादा थी, तो ऐसे में यह जो है कि यह अभी ठान लिए ये लोग कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से जो है नहीं जाएंगे। इस टेनिस कोर्ट जो असेंबली थी, ऐसे जगह से हम नहीं जाएंगे, यह इन लोगों ने भी जीत ठान ली। ऐसे में बात करें मिराटे और ओबीसी का योगदान, चूंकि यह जो है कि अपील तो कर रहे थे, लेकिन मिराबियो और ओबीसी जो दो व्यक्ति थे जो कि इनके पक्ष में आ गए थे। मिराबियो एक कुलीन व्यक्ति था, कुलीन चूंकि इनको अधिकार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यह भी तीसरे वर्ग के लिए जो है यह पत्रिका लिखते हैं और शानदार वर्साय के जो जहां पर ज्यादातर जनसंख्या इकट्ठा थी वहां पर शानदार भाषण देते हैं, ये भी इनके पक्ष में आ जाते हैं, जिससे इनके पक्ष के बारे में इन लोगों ने भी, जो अच्छे लोग भी होते थे उस समय भी, वह लोग इनकी सपोर्ट भी करते थे। पादरी और तीसरा स्टेट्स जो है था ओबीसी जो थे यह पादरी वर्ग में थे, यह मिराबियो जो था कुलीन वर्ग में था, ओबीसी पादरी वर्ग में था। इन्होंने भी योगदान दिया। तीसरा स्टेट्स क्या है नामक शीर्षक से इन्होंने जो है लोगों को एक पुस्तक, पंपलेट्स वगैरह छापा और लोगों को प्रचार प्रसार किया। तीसरा स्टेट्स भी क्या है उसके बारे में और तीसरे स्टेट्स की भलाई के बारे में इन्होंने अपनी बात रखा। तो इस तरीके से यह मिराबे और ओबीसियों का भी योगदान रहा, जो कि इनके जो है तीसरे स्टेट्स की भलाई के लिए इन लोगों ने भी जो है ये सहयोग किया। फिर नेशनल असेंबली और कानून, ध्यान रखेंगे नेशनल असेंबली की बैठक जो होती थी उसमें क्या होता था कि सबको उस समय फ्रांस में जो है कि प्रत्येक जगह पे जो बेकरी होती थी, साबुत अनाजों से पावरोटी जो है कि बिकती थी और जनता को सबको एक समान भोजन करना पड़ता था। तो वहां पर क्या था कि ये जो है कि अनाज की कीमत बढ़ गई, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड हो गई और अकाल पड़ गया, जिससे अनाज नहीं हुए। अब बेकरी जो मालिक थे वो मनमाने ढंग से पावरोटी की कीमत बढ़ाने लगे, क्योंकि उनको ज्यादा लाभ कमाने के बारे में उनके दिमाग में आ गया, और जिससे जो है वहां पर जो बेकरी के मालिक थे वह ज्यादा जमाखोरी करने लगे। ऐसे में जो महिलाएं बेकरी के दुकान पर जाकर के लाइन लगा के पावरोटी का इंतजार कर रही थी, वह धीरे धीरे नाराज हो जाती हैं और क्रोधित होकर के वह वहां से बेकरी को ही लूट लेती हैं, और वहीं से जो है क्रांति इन लोगों ने भी शुरुआत कर दिया। ऐसे में जो वहां का राजा था वह पेरिस नामक स्थान पर लोगों को जो है कि वहां पर पूर्व से सैनिकों को भेजा 14 जुलाई 1789 को, और वहां सैनिक पेरिस में जाते हैं तो वहां की जो जनता थी उनको समझ में आ गया कि लगता है कि ये राजा जो है हम पर गोलियां चलाएगा, हमें मारेगा। ऐसे में वहां पर जो है कि जनता क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर पेरिस के बास्तिल नामक स्थान पे जाकर के बास्तिल के किले को ढा देती है, और वहां से जो है क्रांति की पूर्ण रूप से शुरुआत मानी जाती है 14 जुलाई 1789 को। और फिर क्या बात करें, फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति की बात करते हैं। फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्र जो थे वहां पर क्या था, अब राजा जो था
वहां लठैतों और पूर्ण से जो लुटेरे थे उनको जो है भेजता है फसल नष्ट करने के लिए। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है, लठैतों और लुटेरे उस समय जो चलते थे वह उनके द्वारा जो है फसल नष्ट करने के लिए भेजता है, और वहां पर भेजने के बाद वहां की जनता नाराज हो जाती है और पूर्ण रूप से जो है जो अनाज के मालिक थे या उन पर जो है क्रांति की शुरुआत कर देते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। नेशनल असेंबली को मान्यता मिलती है 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। मान्यता जब नेशनल असेंबली को मिल जाती है तो वह अभी कर बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो वह जो है कर बढ़ाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन ये जो है नेशनल असेंबली जो है उसको कर को हटाने का काम किया, कर को हटा देता और सामंती व्यवस्था जो थी उस समय, सामंती व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और सामंती व्यवस्था को जो है वहां से खत्म कर दिया। अब बात करें, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके पहले इतना सब कुछ हुआ सिर्फ जो है कि फ्रांस में जो है कानून लागू करने के लिए, फिर उसके बाद फ्रांस जो है कि संवैधानिक जो है कि राजतंत्र बन गया। राजतंत्र तो बना लेकिन संविधान के आधार पर, यानी जनता के द्वारा चुन करके ही जा सकते हैं वहां पर। तो ऐसे में कुछ कार्य हुए और वो बने किस तरीके से, कैसे संघर्ष किया लोगों ने। तो बात करें सबसे पहले सम्राट क्या क्या कार्य हुए उस समय। सम्राट की शक्तियों में कटौती किया गया। 1791 में जो कानून बना, जो सम्राट था उसको उसकी जो सिस्टम थे, उसके जो पावर थे उसको समाप्त कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि ज्यादा जो है कि मनमाने ढंग से लुई सुलामा जो है काम न कर सके। और नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करती, जो नेशनल असेंबली यहाँ पर थी उसने जो है कानून, संविधान के कानून बनाती है और उसमें कार्यपालिका, विधान पालिका और जो है कि न्यायपालिका तीनों व्यवस्थाओं को अलग अलग अधिकार देता है और अलग अलग व्यक्तियों को वहां नियुक्त किया जाता है, ताकि कोई भी एक व्यक्ति के हाथ में पावर न आए। अगर एक व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाता है तो ऐसे वो तानाशाह बन सकता है। इस तरीके से वह जो है कि अलग अलग जो है कि उसको पावर दिए जाते हैं। फिर कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया गया। नेशनल असेंबली, इसके पहले राजा मनमाने ढंग से कानून बनाता था, लेकिन फिर कानून बनाने का जो अधिकार है नेशनल असेंबली को दिया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे उस असेंबली में, और वह असेंबली जो है पूर्ण रूप से कानून बनाता था। और उस असेंबली में मात्र वही लोग शामिल होते थे जो सक्रिय नागरिक थे। सक्रिय नागरिक का मतलब यहाँ पर यह है कि जिनकी आयु 25 वर्ष की आयु हो उनकी, और लगभग अपनी कमाई के 3 दिन की कमाई के बराबर टैक्स जमा करता हो, ऐसे व्यक्ति को सक्रिय नागरिक कहा जाता था। बाकी महिलाएं और जो लोग टैक्स नहीं जमा करते थे उनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। तो जो सक्रिय नागरिक थे इन्हीं के द्वारा जो है पूर्ण रूप से असेंबली में जो है कि कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और बात करें नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा राज्य का कर्तव्य। उस समय जो व्यक्ति थे, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, ये सब की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से वहां पर किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। ऐसी व्यवस्था जो है उस समय किया गया। नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था किया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी रोजी रोटी कार्य करें और सभी लोग समान रूप से अपना जीवन यापन करें। फिर पुरुष तथा नागरिकों के अधिकारों की अधिकार घोषणा पत्र 1791 में जो नागरिक थे या पुरुष थे उनके अधिकार का एक घोषणा पत्र लागू किया गया, जिसमें कई बातें रखी गई कि किस तरह से जो है इस घोषणा पत्र के माध्यम से लोग अपना जो है कि जीवन यापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बातें रखी गई कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हुए उनके अधिकार समान है, यह बताया गया। इसमें व्यवस्था किया गया पुरुषों नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र में कि प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा होता है और वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है, कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है।
और दूसरा कार्य जो है कि घोषणा पत्र क्या था, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य जो है आदमी के स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा व शोषण के प्रतिरोध का अधिकार दिया गया। यानी जितने व्यक्ति हैं वह प्रत्येक राजनीतिक जो दल है वह जो है दल ऐसा कर्तव्य वो अपना कार्य करेंगे कि सभी व्यक्तियों की नागरिकता और स्वतंत्रता और समानता की रक्षा किया जा सके। ऐसा न हो कि आप राजनीतिक दल बना रहे हैं ऐसे जिसमें व्यक्तियों के हित न हो, उसमें कोई उनका भलाई न हो, तो ऐसे जो है कि अधिकार दिए गए। और तीसरा जो है कि घोषणा पत्र में क्या कहा गया, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। यानी राज्य का जो कानून कहेगा, जो सिस्टम कहेगा, उसके आधार पर नियम चलेगा। कोई भी व्यक्ति प्रत्येक जगह पे अपना जो है अधिकार स्थापित नहीं करेगा और वह जो है पूर्ण रूप से जो है मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। और बात करें चौथा, घोषणा पत्र स्वतंत्रता से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा कानून बनाया गया कि आप स्वतंत्र हैं, सब कुछ है, आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी आपको अधिकार नहीं दिया गया है कि आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी का नुकसान करें। यानी आपको अधिकार दिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी है, आप दूसरे का नुकसान भी नहीं कर सकते हैं। और समाज में गलत कार्य को कानून रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है गलत कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कानून किसी भी जो है व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोक सकता है। उसको अपनी जिम्मेदारी, उसको जितना कानून के अंतर्गत उतना ही वो कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि गलत कार्य भी करके अपना जो है जीवन यापन करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और बात करें कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। छात्रों, कानून की नजर में सभी नागरिक समान है, ये भी बताया गया किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक, न कोई छोटा न कोई बड़ा, इस तरह से घोषणा पत्र जो है उस समय जो है लागू किया गया। और जो है कि कानून के समक्ष ये घोषणा पत्र रखा गया, सभी लोगों को इसका पालन करना था। बिना कानून के किसी को गिरफ्तार व नजरबंद नहीं कर सकते हैं। ये भी सिस्टम था कि अगर कोई व्यक्ति जो है गलती करता है तो जब तक कानून उसे नहीं कह देता है तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, न तो उसे नजरबंद करके जेल में रख सकते हैं। अगर कानून उसे कह देता है कि नहीं इस व्यक्ति ने जो है गलती किया है, तब वहां पर गिरफ्तारी उसकी हो सकती है, वो भी कानून के अंतर्गत होगा। फिर बात करें छात्रों, प्रत्येक नागरिक को बोलने, छापने, लिखने की स्वतंत्रता है। ऐसा घोषणा पत्र लागू किया गया कि जितने लोग हैं सभी लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ही हो सकता है कि कोई ऐसी बातें न करें जो कानून के खिलाफ हो, वो अपने आप में खुद सोच करके ऐसे कार्य करें जिससे जो है कानून के खिलाफ कोई कार्य न हो। और बात करें छात्रों, समान रूप से कर देना होगा। यानी आय के अनुसार जो जितना जो है कि जिसकी कमाई है उसके अनुसार कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों को समान रूप से टैक्स देना होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो टैक्स न दे, सभी लोगों को टैक्स देने का अधिकार दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो छात्रों की सभी नागरिकों को यह कहा गया कि संपत्ति का अधिकार होगा, कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जितनी भी व्यक्ति के पास जो है संपत्ति है उसकी रक्षा जो है सरकार की जिम्मेदारी होगी। छात्र, इस तरह से आज का वीडियो यही तक। गुड बाय।